तारीख 22 फरवरी 2021। शहर मध्य प्रदेश सातना का वह शहर होता है जिस शहर में एक जाना माना हॉस्पिटल होता है। उसी हॉस्पिटल के पीछे एक झाड़ी होता है। उसी झाड़ी में जो होते हैं कई मज़दूर और कई बड़े बड़े व्यक्ति इकट्ठा होते हैं। मज़दूर जो होते हैं वह गड्ढे की खुदाई कर रहे होते हैं और जब गड्ढे की खुदाई कर रहे होते हैं तो सबसे ऊपर जो होता है एक कुत्ते का डेड बॉडी निकलता है और डेड बॉडी जो होता है काफ़ी सड़ गल चुका होता है। और जब और नीचे खोजते हैं तो ठीक उसी के नीचे जो होता है एक लड़की की डेड बॉडी का जो होता है वह आधा हिस्सा निकलता है। जब और नीचे खोद देते हैं तो वहाँ पर एक दुपट्टा निकलता है और साथ में लोअर निकलता है। और सामने जो होता है सामने एक नकाब में खड़ा हुआ मुजरिम होता है। और जब लोगों के सामने इस रहस्य और इस पर्दे की सच्चाई उड़ता है तो लोगों के सुनने के बाद उनके दिल दहल से जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में? इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है यह घटना है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है सातना ज़िला और ठीक उसी के पास एक थाना भी पड़ता है धावरी। और उसी इलाके के रहने वाले होते हैं राम नरेश केवट। उनकी पत्नी का नाम होता है राम रतिया और उनकी 2 बेटी होती हैं। और दूसरी नंबर की जो बेटी होती है उसका नाम होता है विभा केवट। और जो सबसे बड़ी बेटी होती है वह होती है निशा केवट। विभा केवट जो होती है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, अपने परिवार का खर्चा देखने के लिए वह पास के ही लगभग कुछ दूरी पर पड़ता है, वहाँ कलेक्टर रोड पड़ता है। अब कलेक्टर रोड पर ही एक चिकित्सा होता है। उसी चिकित्सा में कार्य करने के लिए विभा केवट रोज़ वहीं पर आया जा करती थी और शाम के वक्त अपना ड्यूटी करके घर वापस आ जाती है। आने के बाद अपना आराम से परिवार के साथ खा पी के सो जाती है और सुबह का टाइम का इंतज़ार करती है। सुबह के टाइम में विभा केवट जो होती है वह नौकरी करने के लिए चली जाती है। अब इसी की बदौलत विभा केवट की जो ज़िंदगी होती है उसी नौकरी के बदौलत उसका LLB का जो पढ़ाई होता है वह पढ़ाई भी उसी के बल पे पूरा भी करती है। क्योंकि जब अपनी पढ़ाई जो कर लेती है कोचिंग के तहत, इसके बाद ही वह ड्यूटी जाया करती थी। धीरे धीरे विभा केवट की ज़िंदगी इस तरह बीतना शुरू हो जाती है कि एक दिन यानी कि 14 सितंबर 2020 का दिन होता है। विभा केवट जो होती है रोज़ की तरह जो होता है वह अपने ही उस ड्यूटी के लिए चली जाती है। लेकिन दोपहर को लंच के वक्त विभा केवट आके खाना खाती है। खाना खाने के बाद जाती है। लेकिन शाम का टाइम होता है तो शाम के टाइम उस जो होते हैं राम नरेश अपनी बेटी का इंतज़ार करते हैं। लेकिन विभा केवट जो होती है दोबारा घर लौट के वापस आती नहीं। एक अंदर से दिल से दहल जाता है। वह सोचने लग जाते हैं कि इतना टाइम हो गया हमारी बेटी अभी तक लौट के आई नहीं। इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उसी समय अब जो होते हैं राम नरेश अपनी बेटी विभा केवट के मोबाइल पर कॉल करते हैं। और जब कॉल करते हैं तो उसका मोबाइल नंबर उसी समय स्विच ऑफ बताने लग जाता है। अब इसी वजह से राम नरेश केवट का दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगता है कि उनको शंका हो गया था कि हमारी बेटी बिना बताए कहीं ना कहीं चली गई है। अब वह तुरंत का तुरंत जो होते हैं वह उसी दंत चिकित्सक के मैनेजर के पास पहुंचते हैं। और वह जो होता है वहीं का एक डॉक्टर होता है जिसका नाम होता है आशुतोष त्रिपाठी। आशुतोष त्रिपाठी जो होता है वह वहीं का ही मैनेजर होता है। अब उसी समय जैसे ही आशुतोष त्रिपाठी के पास राम नरेश पहुंचते हैं तो उससे पूछने लग जाते हैं कि विभा अभी तक घर नहीं गई। आशुतोष त्रिपाठी कहने लग जाते हैं विभा जो है शाम को ड्यूटी करने के बाद वह हमसे 6000 रुपये ली, लेकिन वह काफ़ी गुस्से में थी। वह बोल के गई थी कि हमें कुछ टाइम लग सकता है, हो सकता है हम कल छुट्टी पर रहें। अब जैसे इस तरह राम नरेश बात सुनते हुए कहते हैं कि हमारी बेटी, हमें लग रहा था जब दोपहर को लंच करने आई थी तो उसके स्वभाव को देख के नहीं लग रहा था कि हमारी बेटी गुस्से में है। अब आशुतोष के बात को सुनकर राम नरेश जो होते हैं वहाँ से तुरंत ही चले आते हैं। वह सोचते हैं कि हमारी बेटी बिना बताए कहाँ चली गई। और वह अपने तुरंत ही राम नरेश जो होते हैं अपने रिश्तेदारों के पास फ़ोन करते हैं ताकि पता चले कि हो सकती है गुस्सा होकर वह अपने रिश्तेदार के पास चली गई हो। अब जो होते हैं रिश्तेदार के पास फ़ोन करते हैं। हर कोई रिश्तेदार बस यही कहता है कि तुम्हारी बेटी विभा यहाँ आई नहीं। अब जब राम नरेश काफ़ी परेशान हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि उनको जो उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है। राम नरेश की जो पत्नी होती है राम रतिया भी काफ़ी परेशान हो जाती क्योंकि उनकी ही बेटी थी, उनकी ही कलेजे की टुकड़े थी। ढूंढते ढूंढते पूरा वक्त निकल जाता है। राम नरेश के अंदर इतना विश्वास नहीं होता है कि वह आशुतोष जो है जो बात कह रहा है उसमें सच्चाई है। इसीलिए दोबारा जो होते हैं राम नरेश वह आशुतोष के पास जाते हैं। जब उससे दोबारा पूछने लग जाते हैं तो वह आशुतोष यही कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी बेटी हो सकता है गुस्से में जाकर कहीं पर नौकरी कर रही हो।
और नौकरी करने की बात पहले हमसे कर चुकी है। वह कहने लगती है कि अगर हमारी सैलरी नहीं बढ़ाओगे तो हम कहीं जाकर नौकरी कर देंगे। अब इसी वजह से अगर हमारी सैलरी नहीं बढ़ाओगे तो हम जाकर कहीं और नौकरी देख लेंगे। हो सकता है कहीं जाकर नौकरी देखने लगे। लेकिन उस समय जो होते हैं राम नरेश कहने लग जाते हैं कि अगर हमारी बेटी गई होती तो हमारे पास ज़रूर फ़ोन करती। अब आशुतोष कहने लग जाते हैं कि हो सकती है जहाँ पर नौकरी करने के लिए गई हो वहाँ पर उसको कमरा मिल गया हो सकता है कमरा मिलने की वजह से वहीं पर रुक गई हो और वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर चेंज करवा लिया हो। राम नरेश को उनके बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि आशुतोष के बातों में काफ़ी ज़्यादा लफ्ज़ों में जो सच्चाई निकल के आ रही थी काफ़ी झूठे राम नरेश को दिख रहा था। इसी वजह से राम नरेश वह तुरंत ही इतना ज़्यादा परेशान हो जाते। इसी परेशानी के चलतन अपनी बेटी की तलाशी करने के लिए अपनी ही बड़ी बेटी से बात करते हैं। अब जब बड़ी बेटी से बात करते हैं तो बड़ी बेटी जो होती है अपने पिता राम नरेश के साथ मिलकर अपनी छोटी बहन की तलाशी करना शुरू कर देती है। तलाशी करते करते लगभग 1.5 महीने का वक्त बीत जाता है। विभा का कहीं पता भी नहीं चलता, वक्त बीतने लगता है, लेकिन विभा कभी घर वापस लौट के नहीं आती है। ऐसे बीतते बीतते लगभग 1.5 से 2 महीने का वक्त बीतना शुरू हो जाता है। तभी 20 फरवरी 2021 का दिन होता है। अब जो होते राम नरेश जब काफ़ी ज़्यादा बेटी को ढूंढ के परेशान हो गए थे तो अपने नज़दीकी थाने धावरी पहुंचते हैं। अब जब धावरी पहुंचते हैं तो वहाँ के जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर से जब यह बात बताते हैं, सब इंस्पेक्टर तुरंत इस बात को सुनकर राम नरेश के ऊपर काफ़ी खुन्नस खा जाते हैं। वह कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम इतना दिन क्या कर रहे थे, कि तुम्हारी बेटी कहाँ गई। तो राम नरेश कहने लग जाते हैं, सर हमें पूरा विश्वास था हमारी बेटी कहीं जाकर कहीं जॉब कर रही है, वह अपना मोबाइल दूसरा ले ली होगी, इसी वजह से हम उसकी जो है हम पूरा विश्वास था कि हमारी बेटी कहीं चली गई है। और लेकिन जब कुछ वक्त बीता, जब हमारी बेटी का कभी दोबारा कॉल नहीं आया, तो इसी वजह से हमें और हमारी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगे कि हमें लगने लगा हमारी बेटी के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो गया है। अब पुलिस जो होती है जब उस समय राम नरेश की बात को सुनती है, पूरी तरह से सुन लेती है, तो उनके ही तहरीर पर गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेती है। उनको भेज देती है कि चले जाओ, हम तुम्हारी बेटी को जल्द से अगर कहीं होगी तो उसे ढूंढ कर तुम्हारे सामने ले आएंगे। अब वहाँ के थाना सब इंस्पेक्टर जो होते हैं उस समय इस केस का जो होता है काफ़ी संज्ञान से लेना शुरू कर देते हैं। जब संज्ञान से लेना शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले अब जो होती है विभा का मोबाइल नंबर लेते हैं। विभा का मोबाइल नंबर लेते हैं, उसका पूरा कॉल डिटेल निकालते हैं। जब कॉल डिटेल निकालते हैं तो पुलिस के सामने एक चौंकाने वाला भी कॉल डिटेल निकल के आता है। उसी कॉल डिटेल में यह दिखाई देता है कि असल में आशुतोष त्रिपाठी जो होता है वह उस समय यानी कि 14 दिन होता है, लगभग शाम के टाइम आशुतोष के साथ वह लगभग 10 से 12 मिनट बात की है और लास्ट बार बात की है। तो हो सकता है आशुतोष त्रिपाठी इन लोगों से झूठ बोल रहा है। अब पुलिस की टीम जाती है, उसी कॉल डिटेल को लेकर आशुतोष त्रिपाठी के सामने रखती है। अब जब रखती है तो पुलिस उनके जुबान को सुनकर पुलिस को पूरा का पूरा शक हो गया था, आशुतोष त्रिपाठी हमसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके इधर उधर की बात करने की वजह से पुलिस को शंका हो जाता है। आशुतोष त्रिपाठी को पुलिस जो होती है उसी समय यानी 21 फरवरी 2021 का दिन होता है। पुलिस आशुतोष त्रिपाठी को अपने कस्टडी में लेती है और जब कस्टडी में ले आती है तो उनको थाने बैठाती है। उनके सामने वह सारा कॉल डिटेल दोबारा निकाल के जब रखती है तो आशुतोष त्रिपाठी की जब जुबान और उनके जो है शक्ल को देखती है पुलिस, तो पुलिस को पूरा विश्वास हो गया था कि आशुतोष त्रिपाठी हमसे झूठ बोल रहा है। और जब पुलिस जो होती है अपने पुलिसिया अंदाज में आती है तो उसी समय आशुतोष त्रिपाठी जो होते हैं पुलिस के सामने टूट जाते हैं, क्योंकि आशुतोष त्रिपाठी जो होता है कोई शातिर मुजरिम था नहीं कि पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक सके। आशुतोष त्रिपाठी जो पुलिस के सामने जो सच्चाई बताता है, इससे सुनने के बाद पुलिस के कलेजे जो है दहल से जाते हैं। असल में आज से ठीक कुछ साल पहले यानी कि 2018 के कुछ महीने पहले की बात है। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है सातना ज़िला, और ठीक उसी के पास एक थाना पड़ता है धावरी थाना, और ठीक वही उसी का एक मेन रोड पड़ता है चंदामारी रोड, और उसी के पास बगल में ही मंगल भवन पड़ता है। मंगल भवन के पीछे रहने वाले होते हैं नरेंद्र त्रिपाठी, जो एक शिक्षक पद पे तैनात थे और जो राजकीय कन्या विद्यालय में नौकरी भी करते थे। और उनका 2 बेटे भी होते हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम होता है अभिषेक त्रिपाठी। अभिषेक त्रिपाठी जो होता है वह छत्तीसगढ़ के ही जयपुर में ही जाकर वह एक रियल एस्टेट में फार्म में बतौर के ही मैनेजर नौकरी करता था। और उनका दूसरा जो बेटा होता है वह बेटा होता है आशुतोष त्रिपाठी। आशुतोष त्रिपाठी जो होता है वह अपने पिता के ही उस बनाए हुए दंत चिकित्सा में वह काम करता था। लेकिन 2018 में ही आशुतोष त्रिपाठी को वहाँ लगने लगा हमें एक असिस्टेंट की ज़रूरत है। तभी वहाँ के मल्ला मोहल्ला के रहने वाले होते हैं राम नरेश केवट। राम नरेश केवट जो होते हैं उनकी 2 बेटियाँ होती हैं।
बड़ी बेटी होती है वह अपने पढ़ाई पूरी करके अपने घर गृहस्थी में हाथ बढ़ाती है। लेकिन जो छोटी बेटी होती है वह होती है विभा केवट। विभा केवट जो होती है अपनी उसी साल एलएलबी की पढ़ाई भी कर रही थी। और जब पढ़ाई कर रही थी तो विभा केवट को ऐसा लग रहा था कि हमारे घर का खर्चा उठाना हमारा पिता की बस की बात नहीं है। तो विभा केवट जो होती है अपने घर की खर्चा उठाने के लिए एलएलबी की पढ़ाई भी कर रही थी, साथ में साथ नौकरी की तलाश भी करती है। तभी उसको कि मंगल भवन के ही पीछे ही आशुतोष त्रिपाठी का ही दंत चिकित्सा है, उसी में नौकरी मिला है। तो उसी समय जो होती है विभा केवट तुरंत ही वह उसी समय जाती है उस दंत चिकित्सा में और वह नौकरी के लिए मांग करती है। तो उसी समय उनके सामने जो मौजूद होता है वह कोई नहीं होता है, वह होता है आशुतोष त्रिपाठी। आशुतोष त्रिपाठी जो होता है विभा की खूबसूरती को देखकर, उसके नयन अवकट शरीर को देखकर तुरंत ही काम पे रख लेता है और उसकी खूबसूरती को देखकर एक नज़र में वह जो होता है आशुतोष आकर्षित हो जाता है। अब उसको जब नौकरी पर रखता है तो काफ़ी अच्छी सैलरी भी देना शुरू कर देता है। अब इसी वजह से आशुतोष त्रिपाठी जो होता है विभा से करीबी बनाना चाहता है और उसके पीछे ही लगा रहता है। लेकिन विभा जो होती है अपने काम और मेहनत के बल से उस दुकान में काफ़ी नाम भी कमा चुकी होती है। उसके काफ़ी लोग भी जानते थे, जितने भी पेशेंट आते थे उनसे काफ़ी अच्छा व्यवहार भी करती थी। इसी वजह से विभा को काफ़ी प्यार नाम से भी बुलाते थे। विभा जो होती है अपनी ज़िंदगी जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा उसी अस्पताल में बसा भी देती है। धीरे धीरे वक्त बीतना शुरू हो जाता है। अब इधर आशुतोष त्रिपाठी जो होता है अपनी मन की बात रखने के लिए हर दिन की तलाश भी करता। लेकिन जब कभी दंत चिकित्सा खाली रहता, जब पेशेंट नहीं रहते तो अशांत जगह देखकर आशुतोष जो होता है विभा से मिलने की कोशिश करता। हर दिन तलाश करता कब मौका मिले विभा से अपनी मन की बात रख सकें। और इसीलिए विभा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्चा करना शुरू कर देता। और उसको विभा को जब शाम हो जाता तो शाम के वक्त आशुतोष जो होता है अपना ही कार लेकर उसके ही घर छोड़ देता, इसके बाद अपने घर चले जाता। और इसी वजह से विभा जो होती है वह इस समय आशुतोष से काफ़ी खुश भी रहना शुरू कर देती है, क्योंकि विभा के ऊपर काफ़ी आशुतोष के एहसान हो जाते हैं। लेकिन इसी आसानी के तले जो होती है विभा दब सी जाती है। और इसीलिए विभा जो होती है आशुतोष की बात मानना शुरू कर देती है। और एक दिन मौका भी आ जाता है, आशुतोष जो होता है विभा के सामने शादी का प्रपोज भी रख देता है। विभा जो होती है अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली समझती है, क्योंकि वह जानती है हम जैसे गरीब को कौन अफसोस करेगा। और इसीलिए आशुतोष का साथ भी देना शुरू कर देती है, उसकी बात मान लेती है। और वहीं पर दोनों का प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। दोनों आपस में मोबाइल शेयर कर लेते हैं। मोबाइल शेयर करने के बाद दोनों एक दूसरे से बात भी करना शुरू कर देते हैं। बात का सिलसिला होता है यूँ चलता रहता है। लेकिन एक दिन आशुतोष जो होता है आशुतोष विभा को एक होटल में ले जाता है। होटल में ले जाने के उसके साथ नाश्ता पानी करता है। लेकिन शाम का ज़्यादा वक्त हो गया था। शाम का ज़्यादा वक्त होने के बाद वहाँ पर आशुतोष एक होटल बुक करता है। उसी होटल में रुक जाते हैं। जब ज़्यादा वक्त रुकते हैं तो वहाँ पर दोनों का मेल मिलाप होता है। वहीं पर दोनों का ही होटल में संबंध बन जाता है। संबंध का जो सिलसिला होता है इनका ऐसे ही चलता रहता है। और जब मन करता तो होटल बुक करते, होटल में जाकर अच्छे से अपना नाश्ता पानी करते, वहीं कमरे में ही दोनों मिलकर संबंध बना लेते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतना शुरू हो जाता है। लेकिन विभा की जो बड़ी बहन थी, विभा की बड़ी बहन के कानों में जब यह खबर पहुंचती है तो विभा की बड़ी बहन जो होती है वह विभा से कह देती है कि बड़े लोगों का ऐसे ही फंसाना उनका चाल होता है। एक बार जाकर तुम जो है आशुतोष से बात करो शादी के लिए, और जब आशुतोष से बात करोगी तो हो सकता है उसके मन में ज़रूर कुछ ना कुछ ख्याल आए। विभा जैसे ही इस बात को सुनती है तो उसके मन में एक हड़ास सी बैठ जाती है। विभा जाती है तो उसी समय तुरंत का तुरंत लगभग दोपहर के लंच के वक्त जो होता है निकल जाती है और गाड़ी लेकर और जाती है आशुतोष से। जब बात करती है तो तुरंत बात करने के बाद आशुतोष के चेहरे जो है उसी समय चेहरे को देखते ही विभा पकड़ लेती है कि आशुतोष हमसे ज़रूर धोखा कर रहा है। इसी चलतन विभा जो है आशुतोष के कई दिनों से पीछे पड़ी रहती है। और इसी पीछे पड़ने के चलकर जो होता है विभा आशुतोष के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव मानना शुरू कर देती है। इसी दबाव के चलकर आशुतोष जो होता है इतना परेशान हो जाता है कि परेशानी से छुटकारा पाने के लिए ख़तरनाक फैसला ले लेता है। और इसी फैसले के तहत 14 दिसंबर 2020 का दिन होता है। विभा जो होती है अपने घर खाना खाकर चली जाती है। और जाने के बाद अब जो होता है जब पेशेंट उसी अस्पताल में रहते हैं उनका छुट्टी हो जाता है, तो छुट्टी के लगभग कुछ ही घंटे पहले वह एक कमरे में आशुतोष जाता है जहाँ पर विभा बैठी होती है। अब वहीं पर बैठे हुए देखता है तो वहीं पर जाकर आशुतोष बात करने लगता। वह कहने लगता हमें कुछ टाइम दो, तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। लेकिन उसी बीच शादी को लेकर इतने तेज झगड़े तकरार हो गए कि उसी बीच दोनों में मार पिटाई भी चालू हो गया। आशुतोष जो होता है अपने ही पास से एक रखा हुआ हथियार निकाल लेता है, वहीं पर विभा के जो है शरीर पर दे मारता है, जिसकी वजह से विभा की वहीं पर मौत हो जाता है। लेकिन जब सारे पेशेंट चले जाते हैं, रात का पूरा सन्नाटा हो जाता है, तो उसी बीच जो होता है आशुतोष
पास से ही कुछ मज़दूर बुलाता है। मज़दूर बुलाने के बाद अस्पताल के पीछे ही झाड़ी होता है, लेकिन बरसात के कारण उस झाड़ी में पानी भरे होते हैं। अब मज़दूरों के द्वारा उसी झाड़ी में जाकर काफ़ी गहरा गड्ढा खुदवाता है, लगभग 7 फीट गड्ढा खुदवाता है। और जब गड्ढा खुदवा देता है तो वहीं पर विभा के बॉडी को डंप कर देता है और उसके बॉडी पर नमक भी डाल देता है ताकि उसकी बॉडी से गंध ना आए। लेकिन जब पार देता है तो उसके मन में दोबारा ख्याल आता है कि अगर गंध आ जाएगा तो लोग तो इस बॉडी को पहचान लेंगे, इसीलिए वह उन्हीं मज़दूरों को बोल देता है, काफ़ी सारे पैसे दे देता है। पैसे देने के बाद उनसे बोलता है कि तुम जाकर एक कुत्ते को लाओ, इसको मार के इसी में डंप कर दो। मज़दूर जो होते हैं पैसे की लालच में आ जाते हैं, कुत्ते को मारकर लाकर विभा के ऊपर ही उसको डंप कर देते हैं और दोनों को उसी बॉडी में ही गाड़ देते हैं। इसके बाद अपने अपने जैसे ही वह मौका पा जाते हैं तो वह घर चले आते हैं। लेकिन जब सुबह का टाइम होता है, विभा के जो पिता होते हैं जब विभा को ना पाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इसी हैरानी के चलते पुलिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव मारते हैं। पुलिस जैसे इन लोगों को कस्टडी में लेती है और पुलिस के सामने जो आशुतोष ने यह सच्चाई रखी, इससे सुनने के बाद पुलिस के तो पहले दिल सा दहक गया। और पुलिस की टीम जो थी उसी समय आशुतोष को पकड़कर उसी अस्पताल के पीछे ले गई जहां पर विभा के बॉडी को डंप किया था। और पुलिस जो होती है उसके बॉडी को 22 फरवरी 2021 का दिन होता है। उसी दिन वहाँ पर कुछ लोग बड़े लोग इकट्ठा होते हैं। अब मज़दूरों के द्वारा उस बॉडी को खुदाया जाता है। तो सबसे पहले वहाँ मज़दूरों के द्वारा खुदाया जाता है तो ऊपर ही एक जो होता है कुत्ते का डेड बॉडी निकलता है, काफ़ी सड़ गल गया था। और जब और खुदाते हैं तो वहाँ पर दुपट्टा और लोअर निकलता है, लेकिन जब और खुदाते हैं तो वहाँ पर विभा का डेड बॉडी निकलता है, लेकिन पूरी तरह से सड़ सा गया है। और पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेके उसका डीएनए टेस्ट करवाती है। और उसी समय जो होता है विभा के जो पिता होते हैं राम नरेश से उस बॉडी को डीएनए टेस्ट को मैच करवाती है। पता लगता है बॉडी जो होता है यह विभा का बॉडी है। इसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है उसी समय अभिषेक और साथ में जो मज़दूर थे उनको भी कस्टडी में लेती है। कस्टडी में ले जाने के बाद पुलिस 2021 का दिन होता है। उसी समय पुलिस जो होती है इन लोगों को ले जाकर कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद ले जाकर एक लंबी चार्जशीट लगाकर इन दोनों में गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।